स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, आज हम आपका नवा चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि लाइट वेव्स होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी वेव्स साउंड वेव के सिवाय जितनी भी वेव्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सारी की सारी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर हमने चैप्टर 9 में कि लाइट जब आती है तो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो या तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है या वो रिफ्रैक्ट कर रही है। अब इस चैप्टर नंबर 10 में ना एक्चुअली हमें देखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने लाइट को किस किस तरीके से डिफाइन किया था। आपको अगर याद हो तो आपने स्टैंडर्ड 10th में या 9th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया था। लेवोसिर हो गया, डॉब्रेनर हो गया, न्यूलैंड हो गया। याद है ये सब नाम? कभी पढ़े थे? क्या देखा था उस चैप्टर में हमने कि हर एक साइंटिस्ट आए, अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया, उनकी कुछ लिमिटेशन थी, अगला साइंटिस्ट आए, उनकी लिमिटेशन दूर की एंड खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया। एटम को ढूंढने के लिए भी अलग अलग साइंटिस्ट ने देखा था, आपने पढ़ा ही होगा। हम 12 चैप्टर में भी पढ़ने वाले। सबसे पहले डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, फिर रुदरफोर्ड ने एटॉमिक थ्योरी दी, फिर उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया। रिमेंबर ना, सब नाम सुना हुआ है? नहीं भी सुना है तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर 12 में हम लोग सुनेंगे फिर से। तो बच्चा लोग, अब सबसे पहले हमारे फेवरेट न्यूटन बाबा ने लाइट को लेके अपनी एक थियरी दी थी। सर, हमने आज तक न्यूटन का नाम लाइट के साथ तो जुड़ा हुआ देखा नहीं है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, बट लाइट की थियरी नहीं पढ़ी बच्चा, बिकॉज न्यूटन की थियरी फेल हो गई थी। क्या थी इनकी थियरी और क्यों फेल हो गई थी? अब इनकी थियरी को कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थियरी। ये थियरी इन्होंने लगभग 1675 में दी थी। आज से कितने सालों पहले की बात है ये। अब इन्होंने एक्चुअली क्या बोल दिया कि जो भी लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। एक्चुअली इन्होंने क्या बोल दिया कि लाइट वेव्स है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। देखो, ये एक मामूली नहीं है, मामूली पार्टिकल नहीं है, ये ग्लोविंग पार्टिकल है, एक ऐसे पार्टिकल जो चमक रहे हैं, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी बता दी कि ये कॉर्पस्कल्स कैसे थे। पहले तो इलास्टिक है ना, लाइट कहीं जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं? इलास्टिक है। फिर ये पार्टिकल्स रिजिड भी हैं। रिजिड क्यों भाई? जब लाइट जाके टकरा के आ रही है तो उसमें बहुत ही कम डिफरेंस देखा जा रहा है, मतलब रोशनी छा रही है, हर जगह पे रोशनी छा रही है। ऐसा नहीं है कि टकरा है तो कुछ आधी रोशनी आई, आधी गायब हो गई। थोड़ी बहुत गायब होती है, बिल्कुल होती है, बट इन्होंने ऐसा कहा कि लाइट ना के बराबर गायब हो रही है। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे गए वैसे के वैसे वापस टकरा के आ गए, तो वो रिजिड हो गए। फिर उन्होंने क्या बोल दिया? आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। भाई, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, इसी कारण अलग अलग कलर मिल रहे हैं और अलग अलग तरह की रोशनी हो रही है हमें, ऐसा इनका कहना था। फिर उन्होंने क्या बोला कि कॉर्पस्कल्स ऑफ सेम लाइट आर सेम इन साइज और शेप। अगर कोई एक लाइट है, एक लाइट का मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑफ सेम लाइट का मतलब है यहां पे किसी मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर, सिर्फ व्हाइट कलर, सिर्फ येलो कलर, सिर्फ ग्रीन कलर। समझ आ रहा है? अगर कोई एक ही कलर की लाइट है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉर्पस्कल्स हैं, वो साइज में एंड शेप में सेम है, तो ही तो वो एक जैसी रोशनी दे रहे हैं। फिर इन्होंने क्या बोल दिया कि कॉर्पस्कल्स ऑफ
different light are different in shape and size. अलग अलग कलर के कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स अलग अलग शेप के हैं, साइज के हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं. ओके फिर इन्होंने क्या बोला कि कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. भाई वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, हमें पता है ना लाइट कैसी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो इन्होंने भी वही चीज बोल दिया. तो इनकी ये थियरी थी. इतनी थियरी से हमें कुछ चीजें पता चली. क्या क्या चीजें इनकी थियरी क्या एक्सप्लेन कर पाई? ये न्यूटन्स थियरी कैन एक्सप्लेन पहला प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब एक्चुअली उस समय जब इन्होंने ये थियरी दी तो उसके कुछ सालों में इस थियरी पे बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ रिसर्च हुए. तो रिसर्च से पाया गया कि लाइट आगे चल रही है. सबको पता है कि लाइट आगे ट्रैवल कर रही है. क्यों ट्रैवल कर रही है? तो हाँ भाई उसका रीजन दे दिया कि कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. सो ठीक है, अगर पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं तो पार्टिकल ग्लो कर रहे हैं यानी वो रोशनी दे रहे हैं. तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट का आगे चलना, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. वो यहां से समझ आ गया हमको. फिर हमको रिफ्लेक्शन भी समझ आ गया. भाई उन्होंने कहा ना कि कॉर्पस्कल्स जाके टकरा के वापस आ सकते हैं. ये रिजिड नहीं, कहां गया, इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब है ये जाके टकरा के वापस आना. इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, चलो वो भी यहां से समझ आ गया. अब इन्होंने ये भी बता दिया कि रिफ्रैक्शन भी होगा. कैसे मालूम पड़ा रिफ्रैक्शन? सो इन्होंने एक पॉइंट बोला था, मैं यहां लिख लेता हूं. स्पीड ऑफ कॉर्पस्कल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग रहेगी. तो हमने वही देखा ना रिफ्रैक्शन क्या चीज है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है. सो रिफ्रैक्शन भी यहां से समझ आ गया. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइट के अंदर देखी गई है, जैसे कि इंटरफियरेंस, फिर हमने देखा था डिफ्रैक्शन, फिर एक लाइट की प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन. ये सब हम पढ़ेंगे. इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब देखेंगे. ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो लाइट के अंदर देखने को मिली. अब ये तीन चीजें न्यूटन की थियरी समझा ही नहीं पा रहे. एक्चुअली इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जब अब ये खाली मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आने वाले लेक्चर्स में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो भाई अगर मैं कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई लाइट को किसी पतले से होल में से पास करूंगा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब मान लो कि एक कागज पे मैं ये जो टाकनी आती है ना, गुजराती में टाकनी कहते हैं, उस पिन से एक होल कर दूं, उतना छोटा होल है. उस होल से अगर मैं लाइट पास कर रहा हूं, दो होल है, दोनों होल से लाइट पास कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक वाइट डार्क ब्राइट की पट्टियां मिलेगी. फ्रिंजेस कहते हैं उसको. वी विल सी इन फ्यूचर लेक्चर्स. वो है इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जो है, जैसे मान लो मैंने यहां से लाइट पास की. अब हमारा सोचना ये था, देखो न्यूटन ने क्या बोला कि कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं. सो हमको ये लगा कि अगर यहां से कॉर्पस्कल्स निकलेंगे, मान लो मैंने यहां पे स्क्रीन रख दी है, ठीक है. सो साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो लाइट है वो तो स्ट्रेट जानी चाहिए, मतलब यहां तक पूरा अंधेरा होना चाहिए और यहां पूरा उजाला होना चाहिए, है ना. भाई लाइट इधर है और मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड की दीवार रख दी है, मानो ना कोई सॉलिड सब्सटेंस रख दिया है यहाँ पे मैंने. सॉलिड में इसको बोलता हूँ ओपेक सब्सटेंस. आई होप आप सबको मालूम होगा ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार नहीं जा सकती लाइट, जिसके आर पार नहीं जा सकती. हम इंसान ओपेक है. शैडो क्यों बन रही है हमारी, धूप में लाइट में हमारी शैडो बनती ना, व्हाई, बिकॉज वी आर ओपेक. सो हमको ऐसा लगा कि लाइट जो है ना इसके ऊपर ही होगी, बट टू आवर सरप्राइज ये लाइट कुछ यहां तक थी, मतलब इसके नीचे ब्राइटनेस था, सॉरी डार्कनेस था,
और यहां से लेके पूरा ऊपर तक ब्राइटनेस था, उजाला था इतना। ऐसा क्यों हुआ? कॉर्पस्कल्स तो स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, ये कैसे मुड़ गए? सो ये कहानी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। एंड लास्टली आता है पोलराइजेशन। कभी आपने सुना है ना, जब आप चश्मे जो लोग बनवाने चाहते हैं नंबर वाले चश्मे, सो उसमें आपने सुना होगा एंटी ग्लेयर, सुना है? बोलते हैं कि भाई आपको सादे कांच बनवाने हैं कि एंटी ग्लेयर बनवाने हैं। एक्चुअली ये जो लाइट आ रही है ना, इसके अंदर हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। सो वो मल्टीपल डायरेक्शन में होने के कारण हमारी आंखों में अगर नंबर है तो हमें क्लियर दिखता नहीं है सामने वाली चीज, तो उसमें चश्मे के कारण, कांच के कारण वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के बजाय सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। आप कई बार सुनोगे कि यार ये चश्मे, ये ग्लास पोलराइज्ड है, ठीक है? तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट की अलग अलग डायरेक्शन को एक में करना। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी कहानी न्यूटन अपनी थियरी से समझा नहीं पाए। सो हम बोल देते हैं न्यूटन्स थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन। अब ये चीजें नहीं समझा पा रहे थे, इसीलिए न्यूटन की थियरी फेल हो गई। और इसके बाद आए एक जर्मन साइंटिस्ट हॉगन, ठीक है? अभी देखेंगे उन्हीं के बारे में। उन्होंने अपनी एक लाइट थियरी दी। ऑब्वियसली वो भी 100% राइट नहीं थी, 80% राइट थी, 20% उसमें करेक्शन किया गया, बट उन्होंने अपनी थियरी दी। तो क्या थियरी दी, चलिए वो भी देखते हैं। ओके, अब अच्छा, न्यूटन ने ना अपने इस पूरी कॉन्सेप्ट से, अपनी थियरी से और थोड़ी बहुत रिसर्च की, सो उन्होंने एक चीज प्रेडिक्ट की। न्यूटन प्रेडिक्टेड मतलब अनुमान लगाया। उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू अनुमान लगाया। देखो, अनुमान लगाना मतलब कोई पक्का प्रूफ नहीं हो जाना, अनुमान लगाना मतलब अंदाजा लगाना अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टडी से। तुक्का मारा है। हाँ, क्या तुक्का मारा, क्या अनुमान लगाया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और इन ग्लास इज फास्टर देन इन एयर। हमने पूरा 9 चैप्टर पढ़ डाला ये समझते हुए कि लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड एयर में होती है, लेकिन न्यूटन ने ये प्रेडिक्ट किया कि लाइट की स्पीड एयर में कम होती है, बल्कि वाटर और या तो ग्लास में ज्यादा होती है। बट ये चीज गलत साबित हुई। एक फोकल्ट नाम के बड़े फॉल्टी साइंटिस्ट है, ये क्या नाम है इनका? फॉल्टी, मैं तो इसको फॉल्टी बुलाता हूं। एक फोकल्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने 1850 में अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि भाई लाइट जो है, लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर और इन ग्लास। ठीक है, ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव की थी। फोकल्ट ने, फॉल्टी साइंटिस्ट, ठीक है, शॉर्टकट फॉल्टी, फोकल्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब फाइनली हम आ जाते हैं हॉगन्स प्रिंसिपल पे। हॉगन्स प्रिंसिपल, एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है हॉगन्स, ठीक है, चलेगा। कोई इसको ह्यूजन पढ़ता है, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन हॉगन्स होगा, ह्यूजन नहीं। हाँ, साइलेंट होगा। हाँ, अब इन्होंने क्या बताया, सबसे पहली थियरी, सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। आप स्पेस में चले जाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, ड्रम बजा लो, आपके बाजू में खड़ा हुआ इंसान आपको सुन नहीं पाएगा। स्पेस के अंदर,
घर के अंदर सर, मेरे घर के अंदर बहुत स्पेस है। अरे घर वाली स्पेस नहीं, अर्थ के बाहर वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। वहां पे कोई वैक्यूम है, कोई मीडियम है ही नहीं, इसीलिए वहां पे आप जितना भी चिल्लाना चिल्ला लो, कोई आपकी सुनेगा नहीं। इन्होंने बोल दिया लाइट एक मैकेनिकल वेव है। अगर ये मैकेनिकल वेव है मतलब इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है, राइट। अब एक साइंटिस्ट ने, मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया कि आप कह रहे हो लाइट मैकेनिकल वेव है, मतलब लाइट को मीडियम की जरूरत है, तो भाई एक बात बताओ, हाउ डू लाइट ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। हमको पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर और सन के बीच में बहुत सारा वैक्यूम है। एटमॉस्फेयर में आने के बाद मीडियम है, एग्री, बट एटमॉस्फेयर के ऊपर जाने के बाद तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो आखिरकार लाइट आए कहां से। तो अब यहां पे दूसरे किसी साइंटिस्ट ने अपनी टांग अड़ाई, एथर्स हाइपोथेसिस। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जवाब हमारे हॉगन्स भाई साहब तो नहीं दे पाए, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब दिया एक एथर साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बोला, हाइपोथेसिस, अगेन कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट बोल दिया कि ऐसा होता होगा। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरा घर को मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया है और उसके एक वर्टेक्स पे मैंने स्क्वायर शेप का या क्यूबॉइड का एक रूम बनाया है। सुनने में और दिखने में बहुत लाजवाब समझे लगेगा, बट वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है, वो हो ही नहीं सकता। गेटिंग? आप कैसे किसी ट्रायंगल के ऊपर एक स्क्वायर खड़ा कर सकते हो, हाँ यहाँ पे साइड में सपोर्ट देके, बट ये हाइपोथेटिकल चीज है कि डायरेक्टली सिर्फ इतने से पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने ऐसे ही अपने एक अनुमान लगा के अपनी एक कहानी सुनाई। क्या कहानी बताई कि वैक्यूम has very dilute and elastic medium called ether। उन्होंने बोल दिया कि वैक्यूम एक्चुअली खाली नहीं है, उसके अंदर भी एक मीडियम है, और वो मीडियम ऐसा है ना कि वो बहुत ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब यहां पे मतलब कि बहुत ही पतला सा है। एंड इलास्टिक मीडियम, अब इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो कॉर्पस्कल्स है या जो भी पार्टिकल है जो आ रहे हैं, ऑब्वियसली बेटा अगर मैकेनिकल वेव है तो कोई पार्टिकल वाइब्रेट तो करेंगे, तो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो काफी इलास्टिक है, काफी उसकी मूवमेंट है, इधर से टकराएगा इधर आएगा, इधर टकराएगा इधर जाएगा। इलास्टिक मीडियम है, बहुत ही पतला सा मीडियम है, बहुत ही पतला सा डाइल्यूट मीडियम है, और इसी कारण लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव की तरीके से आगे ट्रैवल कर रही है। ऐसा इतना ने बोला, बट आगे जाके ये गलत साबित हुआ। ऐसा कोई मीडियम वैक्यूम में पाया नहीं गया। समझ आ रहा है? सो एक्चुअली ह्यूगन्स ने बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, बट क्या लाइट मैकेनिकल वेव? हम तो पढ़ चुके, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चैप्टर नंबर 8 पूरा ये तो पढ़ा है। यस सर। समझ आ रहा है? ओके, बट फिर भी हॉगन्स ने ठीक है ये चीज गलत बताई, लेकिन कुछ चीजें उसने ऐसी बताई जो लाइट की आगे जाने की कहानी समझा रहा है। क्या? चलिए देखते हैं। अब उन्होंने ना लाइट की प्रोपोगेशन को बहुत ही अच्छे समझाया है। देखो आज हम हॉगन्स प्रिंसिपल पूरा नहीं पढ़ने वाले, हम आज सिर्फ इतना समझेंगे कि हॉगन्स ने कैसे प्रोपोगेशन समझाया। देखो हॉगन्स ने हमको क्या क्या बता दिया कि कैसे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होगा। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इन्होंने हमको रिफ्लेक्शन समझा दिया, इन्होंने हमको रिफ्रैक्शन समझा दिया। अब न्यूटन जो चीज नहीं समझा पाए थे, इन्होंने हमको इंटरफेरेंस भी समझा दिया, इन्होंने हमको डिफ्रैक्शन भी समझा दिया, लेकिन इन्होंने हमको जो नहीं समझा पाए वो था पोलराइजेशन। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सुना, देखा, पढ़ा कि हॉगन्स प्रिंसिपल 80% जितना राइट था, बट 20% जितना गलत भी था।
ठीक है, तो मैकेनिकल वेव है वो गलत ही था, वो सही एक्चुअली नहीं, बट उन्होंने कहा था। देखो ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आवे ना, अकॉर्डिंग टू हॉगन्स प्रिंसिपल द लाइट इज डैश टाइप ऑफ वेव, तो हम मैकेनिकल ही लिखेंगे। अगर सिंपल ऐसा आता है लाइट इज डैश वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमको प्रोपोगेशन, आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेशन की कहानी समझेंगे, फिर ये दो कहानी हम लेटर ऑन समझेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे हम यंग्स डबल स्लिट मॉड्यूलस सिंगल स्लिट मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिसमें हमें ये दो चीज समझ आएगी, और ये दोनों चीज हॉगन्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर? ओके, तो बच्चा लोग हॉगन्स प्रिंसिपल ने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देके हमको बताया कि कैसे लाइट आगे ट्रैवल करती है। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया वेवफ्रंट के बारे में। अब वेवफ्रंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आईएमपी करके इसको टिक कर लेना। वेवफ्रंट क्या है? द locus of all the points vibrating in same phase due to a point source। देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो हम कोई लाइट का सोर्स रखते हैं, पॉइंट सोर्स, यानी कि एक छोटा सा मामूली सा एलईडी बल्ब, वो जो सीरीज आती है ना दिवाली पर हम सजाते हैं, उसकी एक एलईडी, उसमें से एक एलईडी निकाल लो तो वो पॉइंट सोर्स बन जाएगी। अब इस पॉइंट सोर्स से मैं x डिस्टेंस इधर जाता हूं, x डिस्टेंस यहां जा रहा हूं। देखो हॉगन्स ने कहा था कि ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है, मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कोई मीडियम है और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज का मतलब क्या है कि अगर मान लो पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन, सो ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो एक साथ नीचे आ रहे हैं और उसके बाद एक साथ ऊपर भी जा रहे हैं। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो एक ही साथ, जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेम वाइब्रेशन करेंगे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। तो ऐसे मीडियम में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एक ही फेज में, फेज मतलब एक ही साथ में वाइब्रेट कर रहे होंगे। उन सब का लोकस, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। ऐसे जितने भी पॉइंट्स, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स मीडियम के अंदर है, उन सबको कलेक्ट करो, दैट इज लोकस। उन सबको कलेक्ट करोगे तो जो डिजाइन बनेगी उसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट। यानी कि ये पॉइंट सोर्स S है, मैं इसके चारों दिशाओं में x डिस्टेंस आगे जाता हूं, कितना x डिस्टेंस, तो ये सारे पॉइंट मुझे सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए मिले। अब जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, कलेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया, इनको कलेक्ट कर लिया, तो ये मिल गया मुझे वेव फ्रंट। तो क्या वेव फ्रंट असली में दिखाई देता है हमको? नहीं, इन्होंने कहा कि ऐसी चीज होती, दिखती नहीं है बट ऐसी चीज होती है। तो अगर मान लो मेरे पास पॉइंट सोर्स, देखो ऐसा तो है नहीं ना कि लाइट सिर्फ यूं ही जाएगी या यूं ही जाएगी, लाइट ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब डायरेक्शन में जा रही है ना। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आप इस सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे कलेक्ट करोगे, सो आई थिंक वो तो कंप्लीटली स्फीयर हो जाएगा। सो पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट बनता है वो कैसा होता है? एक स्फीयर। समझ आया? कैसा होगा? एक स्फीयर। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट बन रही है, मतलब हर जगह पे मुझसे, जैसे अगर मान लो मैं एक पॉइंट सोर्स हूं, तो मुझसे सेम डिस्टेंस, बच्चा x यानी कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, हर जगह एक एक पार्टिकल तो मुझे ऐसे मिलेंगे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो उनको ज्वाइन करते हुए एक इमेजिनरी फिगर, उस इमेजिनरी फिगर को उन्होंने बोल दिया वेव फ्रंट। यहां तक क्लियर? ओके, तो बच्चा लोग अगर मान लो कि हमने ये पॉइंट सोर्स लिया है, देखो ये x डिस्टेंस है, अब मैं अगर इसके आगे जाऊं कोई y डिस्टेंस पे, है ना, हर जगह से, तो क्या होगा, मुझे एक और स्फीयर यहां देखने को मिलेगा।
तो ऐसे आप जितना आगे जाते जाएंगे एक नवी वेव फ्रंट आती जाएगी। जितना आप आगे जाते जाएंगे एक नवा स्फीयर आता जाएगा। ये छोटा स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर। अब अच्छा लोग चलिए हम देख लेते हैं फटाफट कि कितने तरह के वेव फ्रंट पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बच्चा एक जो हमने अभी भी पढ़ा, अगर पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण कैसी वेव फ्रंट होगी? स्फेरिकल। अगर मान लो कि पॉइंट सोर्स मतलब कोई सोर्स है वो बहुत ही इंफिनिटी पे है, सोर्स एट इंफिनिटी, तो बच्चा लोग हमको पता है कि इंफिनिटी से जो लाइट आ रही है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को पैरेलल होती है ना? कब से हम पढ़ते आ रही है, जितनी भी रेज आएगी इंफिनिटी से वो सारी पैरेलल। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, जो पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यानी कि आप कह सकते हैं प्लेन। वेव फ्रंट कैसा होगा? एक प्लेन। और अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूस सोर्स है, कंटिन्यूस सोर्स, थर्ड इज कंटिन्यूस सोर्स। बेटा कंटिन्यूस सोर्स का मतलब है कि मान लो एक लाइन है, एक कोई वायर है, उसके दोनों तरफ सोर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आजकल की वो वाइट एलईडी आती है ना, कोई पूरी पट्टी आती है, लंबी सी पट्टी, वैसा। तो इसका वेव फ्रंट देखो बेटा, लाइट यहां से हर जगह से निकल रही है, हर जगह से लाइट निकल रही है। तो अगर इसका वेव फ्रंट बनाना हो तो वो वेव फ्रंट एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। ठीक है, समझ आएगा? वेव फ्रंट मतलब एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर, एक इमेजिनरी डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है, उन पार्टिकल्स को जॉइंट करके बनाया गया है जो कि सेम तरीके से सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि कंटिन्यूस सोर्स का ऐसे मीडियम पकड़े, ऐसे पार्टिकल्स पकड़े और उनको ज्वाइन करें तो हमको एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ना, सीधी सी बात है ना, अगर एक लाइट है उसको मैं बीच में रख लेता हूँ, सो उसकी लाइट हर जगह जाएगी, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऊपर भी जाएगी, है ना? कुछ लाइट उसकी ऊपर की तरफ भी जाएगी ऐसे क्रॉस में। तो इसीलिए उसका वेवफ्रंट कुछ इस टाइप से हमको दिखाई देगा, सिलेंडर। अब बेटा इसका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस कैक्स। तो आई थिंक हम ये ओमेगा टी प्लस कैक्स ये पहले भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, रिमेंबर और नॉट? किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। और ये क्या हो गया, ए मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, E is equal to E naught, B is equal to B naught sin omega t plus minus kx। याद आया कुछ? सो इस तरीके से इसका वाइब्रेशन दिया जाता है। एंड बच्चा लोग ये जो है इसको हम कहते हैं फेस। इक्वेशन वाइज अगर फेस को दिखाना हो सो दैट इज ओमेगा टी प्लस kx। क्लियर? सो हॉगन्स ने सबसे पहले हमको ये बताया कि एक वेवफ्रंट होती है, अलग अलग सोर्सेस के कारण वेवफ्रंट कैसी होती है उसकी जानकारी हमको दी। अब बच्चा चलो एक चीज तो समझ आ गई कि वेवफ्रंट है। जैसे अब हम स्फेरिकल को लेके आगे बढ़ेंगे बिकॉज वो सबसे इजी होती है समझने के लिए। अब ये वाली एक वेवफ्रंट है, अब इसके बाद ये वेवफ्रंट कैसे आए, मतलब यहाँ के सारे पार्टिकल्स सेम मीडियम में वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके डन। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इन सभी से सेम डिस्टेंस पे ही दूसरे पार्टिकल्स की लेयर मिलेगी जो कि वाइब्रेट करेंगे? सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है। सो यहाँ पे पिक्चर में आता है सेकेंडरी वेवलेट। देखिए क्या है चीज, समझते हैं। अब हॉगन्स ने हमको एक और चीज बताई, ईच पार्टिकल ऑफ वेवफ्रंट behave as disturbance and produces secondary disturbance या तो secondary
वेवलेट। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज करो कि ये कोई पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स के कुछ दूरी पे, x डिस्टेंस की दूरी पे हमने ये वेव फ्रंट ड्रॉ कर ली। अब इस वेव फ्रंट पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? अनलिमिटेड पार्टिकल्स, बहुत सारे होंगे। सो हॉगन्स ये कह रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं ये अपने आप में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट आपने पानी में कभी पत्थर फेंका होगा, बहुत बार बचपन में तो फेंकते ही थे, तो वो कैसे पानी में डिजाइन आती थी पूरी, है ना, रिपल्स ऑफ वाटर, एकदम ऐसे पानी पूरा एक जगह से जनरेट हुआ डिस्टरबेंस और वो रिपल होता हुआ आगे 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 जा रहा है। वैसे ही सेम थियरी लाइट को लेके समझा दी कि एक डिस्टरबेंस था, ये जो है ना सोर्स, एक्चुअली सोर्स को कहते हैं प्राइमरी डिस्टरबेंस। देखो डिस्टरबेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं बैठा हूं और कोई मुझे धक्का मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना, वही तो होता है डिस्टरबेंस। तो एक वेव यहां से निकली, उसने यहाँ के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेशन शुरू कर दिया। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते करते और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब यहां से और भी कई सारी वेवफ्रंट निकलना चालू हो गई। एक वेवफ्रंट तो इसके कारण बनी, पॉइंट सोर्स के कारण। अब दोबारा वेवफ्रंट बन रही है किसके कारण? इस पार्टिकल के कारण। जैसे यहां है तो इसके कारण भी कुछ होगी, यहां है तो इसके कारण भी कुछ होगी। सो उन्होंने बोल दिया कि हर एक पार्टिकल अपने आप में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है और एक सेकेंडरी वेवफ्रंट बना रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया वेवलेट। समझ आ रहा है? अब अगर मान लो बच्चा लोग मैं इस वेवलेट को टेंजेंशियली ज्वाइन करूं, जैसे कि ये एक वेवलेट है, इफ ऑल दिस wavelets are joined tangentially, then we get second wave front after time t। बड़ा कितने टाइम के बाद आप वेव फ्रंट ढूंढ रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये एक स्फीयर था, यानी कि ये एक वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स, और ये कैसा हो गया? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, WF लिखता हूं, वेव फ्रंट। अब हमने क्या किया, इस जगह पे आफ्टर टी टाइम, बेटा आप देखो धीमे धीमे ये डिस्टरबेंस फैलती जा रही है, और बोल देते हैं कि इस डिस्टरबेंस की वेलोसिटी v है। ये जो डिस्टरबेंस है, मतलब ये जो वेव्स आगे ट्रैवल कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है। हम कितने टाइम बाद देख रहे हैं? vt। सो इतने टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? अरे आपने पढ़ रखा है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड हमने कितनी ले ली? v। टाइम कितना ले लिया? t। सो t सेकंड्स बाद, समझ लो कि t सेकंड बाद सपोज कि ये आ गई उसकी सेकेंडरी वेवलेट। तो ऐसे सभी वेवलेट को हम पहले तो ड्रॉ करेंगे और उन सभी वेवलेट को एक टेंजेंट से ज्वाइन करेंगे। ये मिल गई मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आ रहा है हमने क्या किया? हमने प्राइमरी वेव फ्रंट पे बहुत सारे वेवलेट ड्रॉ किए, बहुत सारे। उन सभी वेवलेट को हमने टेंजेंशियली ज्वाइन कर दिया। जब टेंजेंशियली ज्वाइन कर देंगे तो हमें आगे ऐसे और पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कैसे फिक्स हो जाएगा कि इतने डिस्टेंस बाद आने वाले सभी पार्टिकल्स सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे। सो उन्होंने बोला ये इसलिए पॉसिबल है। देखो एक्चुअली हो क्या है बच्चा, हमको पता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जाके धक्का मारेगा, सो ये भी तो वाइब्रेशन शुरू कर देगा, है कि नहीं? सो उन्होंने बस वही चीज इस तरीके से समझाई है सेकेंडरी वेवलेट को यूज करके, कि जब ये टाइम टी बाद ये वाइब्रेट करते करते यहां पहुंचा तो यहां कोई पार्टिकल होगा जिसको ये पुश करेगा। साउंड वेव्स पढ़ चुके हो ना 9th में? साउंड वेव्स में भी ऐसा ही होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करता है तो वो भी वाइब्रेशन शुरू करता है।
सेम कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, बस यहाँ पे उन्होंने अपने नाम चेंज कर दिया। क्लियर? सो वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट क्या है वो देखा। अच्छा अब एक चीज, टेंजेंशियली तो हम इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, ये भी तो पॉसिबल है, लेकिन अब यहाँ पे हॉगन्स ने एक चीज एज्यूम कर ली। हॉगन्स assumed that intensity of wavefront in backward direction is 0। देखो पीछे लाइट नहीं आ रही, लाइट आगे जा रही है, एक जगह से निकल के फैल रही है, तो उन्होंने ये मान लिया कि बैकवर्ड इंटेंसिटी है ही नहीं। ये जो वेवलेट है इसकी बैकवर्ड की कोई इंटेंसिटी ही नहीं है, इसीलिए हमें पीछे कोई वेवफ्रंट नहीं मिलेगी, हमेशा वेवफ्रंट आगे मिलेगी। दिस इज प्योरली डिपेंड्स ऑन assumption, इसका कोई प्रूफ नहीं था। assume, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है assume। क्लियर बच्चा लोग? सो वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, इंटेंसिटी 0। काफी ज्यादा बैकग्राउंड के लिए ओके बच्चा लोग, सो हॉगन्स का जो फर्स्ट पॉइंट था कि कैसे लाइट प्रोपोगेट कर रही है वो यहीं तक था। उन्होंने ये बताया लाइट प्रोपोगेशन का एक जरिया वेवफ्रंट, दूसरा जरिया वेवलेट। सो बच्चा लोग आज के लेक्चर को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हॉगन्स ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की कहानी समझाई हमको अपनी थियरी के थ्रू। ठीक है बच्चा लोग, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।